समझता हूं कि आपने आज आप सबको यहाँ एकत्रित भी किया और एकत्रित से बेहतर कैसे इंडस्ट्री और विकसित हो इसके ऊपर अपनी समस्याएं भी बताई। पीछे भी 2 बार, एक कोविड से पहले दिल्ली में एसोसिएशन के साथियों से मुलाकात हुई और एक बार चंडीगढ़ में जब निमंत्रण देने आप सब आए जब मुलाकात हुई। और जिस तरीके से हम जीएसटी में भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन हमारा प्रदेश का एक्सपोर्ट और साथ में विद इन कंट्री कंजम्पशन बढ़ रहा है, ये आंकड़े अपने आप प्रगति क्षेत्र की और इस शहर की दर्शाते हैं। अभी मैं पीछे पानीपत में बैठक करके आया इंडस्ट्रियल एक्सपोर्टर एसोसिएशन के साथ, जब पता चला कि 10,000 करोड़ का तो केवल मात्र हैंडलूम का एक्सपोर्ट है। उसी तरीके से आपके अगर फुटवेयर के अंदर इस गति से आपने जो नॉन लेदर शूज है इसका प्रोडक्शन यहाँ शुरू करी है और जिस गति के साथ यहाँ लोगों ने बिजनेस को विकसित किया है, आज एक ये ऐसी इंडस्ट्री है जो हरियाणा को आने वाले समय में बड़ी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट भी दे सकती है और साथ में हमारे प्रदेश के इस रेवेन्यू को सिक्योर के साथ साथ इंक्रीज कर सकती है। साथियों, कई बार क्या होता है, समस्या छोटी होती है मगर समाधान कौन करवाए इसका शायद कोई रास्ता नहीं मिल पाता। मुझे याद है पिछले दिनों जब साथी मिलके गए और उन्होंने कहा जी हमारे ईएसआई हॉस्पिटल का प्लॉट तो 2017 में अलॉट हो गया था, ईएसआई ने पैसे भी भर दिए, पोजीशन भी एचएसआईडीसी से ले लिया, मगर आज तक हॉस्पिटल नहीं बना। और उस समय आप कह दो लक बाय चांस किस्मत ऐसी थी कि हमारे ही प्रदेश से भूपेंद्र यादव जी केंद्र के लेबर मिनिस्टर बन गए। मैं उनसे पहली बार मुलाकात करने गया और उनको जाते ही मैंने समस्या रखी कि जब आपने प्लॉट ले लिया, सब ले लिया, फिर काम क्यों नहीं शुरू किया। तो पता चला कि ईएसआई का एक क्लॉज है कि उनके अस्पतालों का काम सीपीडब्ल्यूडी करता है और उस कारण सीपीडब्ल्यूडी हॉस्पिटल का 4 साल से पैसा पड़ा है, टेंडर नहीं लगा पाया। मगर पिछले 3 महीनों में सीपीडब्ल्यूडी ने इसका टेंडर भी लगाया, टेंडर खोला भी और टेंडर अलॉट कर दिया गया और अगले 1.5 से 2 वर्ष के अंदर जो 100 बेडेड आपका हॉस्पिटल है वो पूरी तौर पर फंक्शनल बहादुरगढ़ की धरा पर ईएसआई काम करेंगे। और ये उस समय के आईपीज की बात है जब आईपीज बहादुरगढ़ के अंदर रजिस्टर थे 50,000, जहां 100 बेड हॉस्पिटल मिलता है। अभी पीछे मैंने पूरे प्रदेश भर के आईपीज मंगाए और देखा कि गुड़गांव में आईपीज जो 100 बेडेड हॉस्पिटल आज 250 बेडेड हो गया, वो उस समय की प्रेडिक्शन है 2002 की, जब वहां पर भी 3-3.5 लाख आईपीज होते थे। आज गुड़गांव में 16 लाख आईपीज है। और हमने ऑफर किया और मुझे याद है विकास जी ने जब डिपार्टमेंट एचएसआईडीसी लिया, मैंने पहले दिन नक्शा मिलाकर हमने 8.5-9 एकड़ जमीन डिमार्केट करी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रपोजल भेजा कि ईएसआई का 500 बेडेड हॉस्पिटल इस जगह बनाया जाए। और आज से 5 दिन पहले खुद चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी और मैंने मिलकर वहां फाउंडेशन स्टोन भी रख दिया और अब उनको कहा अगर केंद्र ना कर पाए तो हमारे स्टेट को दे दो। हम टारगेट लेते हैं कि 2 साल में 500 बेडेड हॉस्पिटल बनाकर मानेसर को भी डेडिकेट करें। इसी तरीके से हमारे पास में आपके यहाँ जो झज्जर विकसित हो रहा है, जहाँ एमईटी है और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ आज हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है। वहाँ आईपीज उठाए तो पता चला आज के दिन वहां पर भी आईपीज
4,500 है। और वहां पर रिलायंस से बात करी भी आप हमें जमीन दो, हम प्रपोजल आज इसको 200 बेडेड हॉस्पिटल का रखते हैं, मगर गवर्नमेंट पहले 6 महीने के अंदर एक 5 डॉक्टर डिस्पेंसरी और फिर उसको जैसे ही आईपी बढ़े आगे और फर्दर एक्सटेंशन का प्लान करके बढ़ाए। और प्रदेश की तरफ से, अब केंद्र से हमने अप्रूवल लिया है कि 5 शहरों में, हिसार में, रोहतक में, करनाल में, अंबाला में और उसके साथ साथ आपके इस सोनीपत के बरी बेल्ट में, यहां भी हम आने वाले समय में 100 से लेके 500 बेडेड हॉस्पिटल इसके लिए लैंड केंद्र को प्रपोज करेंगे। और 14 ऐसे छोटे टाउनशिप्स हैं जहां इंश्योर्ड पर्सन की क्वांटिटी बहुत है मगर डिस्पेंसरियां नहीं है, वो डिस्पेंसरियां भी केंद्र सरकार से बनवाने का काम करें। एक समस्या आप लोगों की बड़ी वाजिब सी है फायर डिपार्टमेंट के संबंधित, और गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने भी इसको लिखित तौर पर हमें दिया है कि केंद्र ने कुछ फायर सेफ्टी कानूनों में बदलाव करे हैं, इंस्पेक्टरी राज भी खत्म हो और जिसकी इंडस्ट्री है उसको जिम्मेवार बनाया जाए कि वो अपनी फायर सेफ्टी के लिए स्वयं जिम्मेवार है। करोड़ों रुपए आपका लगता है और अगर वहां पर फायर सेफ्टी के अंदर लैप्सेज है तो करोड़ों का नुकसान तो आपको है, ना कि सरकार को है। सरकार को तो ये नुकसान जरूर हो सकता है कि उद्योग बन गया, लोग बेरोजगार हो गए। और उसके अंदर शायद ये प्रावधान चेंज किया है कि 1 साल बाद भी आपको एनओसी की जरूरत नहीं, सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय अ कंसल्टेंट या बाय इंडस्ट्री होनी है। उस कानून को हम भी चेक करवा रहे हैं क्योंकि मेरे को भी आज से 4 दिन पहले इसका पता चला था। मैं आपको अश्योर करता हूं कि अगर ऐसे बदलाव केंद्र ने करे और हमें स्टेट के एक्ट में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी तो आने वाले दिनों का जो विधानसभा सेशन है उसमें मेरा प्रयास रहेगा कि ये अमेंडमेंट भी आपके बीच में लाकर एक बड़ी इसके अंदर रियायत आप लोगों को मिले। जहां बात आपके पुराने इंडस्ट्रियल एरिया की है और मुझे लगता है आपके अध्यक्ष ने भी वो समस्या रखी, ये समस्या किस वजह से आई, क्या कारण रहे, इसको तो जितना आप खुरेदोगे उतना ही अंदर से पता चलेगा कि कोविड का बहाना एक्सटेंशन, कोविड का बहाना एक्सटेंशन। मगर नियर फेलियर रहा जिस कॉन्ट्रैक्टर को ये काम दिया। और आज एमडी HSIDC ने भी साइट विजिट करी है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि तुरंत उसका कॉन्ट्रैक्ट भी हम खारिज करेंगे। विद इन नेक्स्ट 1.5 मंथ इसका टेंडर प्रोसेस कंप्लीट कर और मैंने जैसे प्रधान जी को बोला था, विधायक जी को, कि भाई ये कहते BCCI के चेंबर में भी आप आओ, वो एरिया भी देखो। मैं आऊंगा मेरी इस एश्योरेंस के साथ कि दिसंबर 2022 इस साल के अंत तक आपके जो सीवरेज का और सड़कों का काम होना है वो नए कॉन्ट्रैक्टर से हम कंप्लीट करवा ले और वहां फिर आप लोग हमारा स्वागत करें। एक बात, जब हम ऊपर आपका ये इतना सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे थे, किस तरह की लैब्स, किस तरह की फैसिलिटीज यहाँ पर है, मेरे आगे रखी गई कि एक एग्जीबिशन सेंटर ऐसा बनाया जाए। और मेरे को ख्याल से जगह जी सारी बात बोल गए, एक ये छोड़ गए कि हमारे एक्सपोर्टर आए तो उनको फैक्ट्री टू फैक्ट्री विजिट ना करना पड़े, एक सेंट्रलाइज जगह हम अपना सारा एग्जीबिशन, प्रदर्शनी, फुटवेयर की क्या क्वालिटी है वो सब दर्शा पाए। तो मैंने आपके यहाँ साइट्स भी चेक कराई और एक आपकी डिमांड है क्लब की, और मेरे ख्याल से इससे साथ इस तरफ या इस तरफ लगती हुई साइट है, वायबल भी साइट है, क्योंकि आपका ये मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्वालिटी एश्योरेंस भी देता है एक्सपोर्टर को, अगर आप लोग अग्री करो तो हम उस क्लब साइट को आपकी एग्जीबिशन साइट में कन्वर्ट कर एक वर्ल्ड क्लास एग्जीबिशन हॉल मल्टी फ्लोर का, जिसके अंदर आप चाहो तो आने वाले दिनों में जो क्लब की फैसिलिटीज होती है वो आप उसके अंदर इंडल्ज कर सकते हो कि एक्सपोर्टर आए तो उसके रहने की भी व्यवस्था हो, उसके लिए
रेस्टोरेंट भी हो, उसके लिए खेलने कूदने की व्यवस्था हो, और एक बढ़िया एग्जीबिशन हॉल और उसके साथ साथ एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी सेंट्रलाइज तौर पर आपके बीच में हो। अगर आप लोगों की सहमति होगी और लिखित तौर पर आप करोगे तो हम अगले 1 महीने के अंदर उसका प्रोसेस भी पूरी तौर पर शुरू करेंगे। लास्ट में जो सबसे बड़ी मांग है, और मुझे लगता है बहुत लंबे समय से मांग है, सीएम साहब ने भी आपको यहाँ पर वादा किया था कि फुटवेयर पार्क हम बनाने का काम करेंगे, और उसके लिए खरखोदा के अंदर ऑप्शंस भी सरकार द्वारा बनाए गए। मेरे को ये जिम्मेवारी मिली उस समय मारुति का भी धीरे धीरे मन हरियाणा की तरफ दोबारा बन रहा था, और हमने परस्यू किया और एक स्पेसिफिक फोकस के साथ परस्यू किया कि 900 एकड़ के अंदर अगर एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग मारुति और सुजुकी का होगा तो हमारे यहाँ रोजगार भी आएंगे और हमारी एक्सपोर्ट कैपेसिटी भी मोटर व्हीकल्स और 4 व्हीकल्स के अंदर बढ़ेगी। और हम कामयाब रहे। अभी मैं विकास जी से पूछ रहा था, 230-240 करोड़ रुपया तो हमारे 2 दिन पहले मारुति ने जमा भी करा दिया, 10% उसका, और 900 एकड़ के लिए उनने बिड भी कर ली कि अब खरखोदा के अंदर आपके ऑटोमोबाइल्स का एक एपिसेंटर सब हम आने वाले फ्यूचर में देखते हैं कि बनने जाएगा। मगर फुटवेयर के लिए उसके बाद जग्गा जी ने जब मेरे आगे रिक्वेस्ट करी तो हमने सारे आपके आसपास लगते हुए 30-40 किलोमीटर के रेडियस में HSIDC के सारे इंडस्ट्रियल एरिया देखे। हमारे पास एक वेयर हाउसिंग के 180 एकड़ है बादली में, और वो एक चक नहीं है, स्कैटर्ड है। और मुझे लगता है अगर स्कैटर्ड इंडस्ट्री बनाएंगे तो फिर कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ आप लोगों को नहीं मिलेगा। मगर कई ऐसी फैसिलिटीज है जो आप लोग अगर चाहो तो, मैंने चाइना का एक मॉडल पढ़ा था, वहां बॉयलर रूम सबके कॉमन होते हैं, एक बॉयलर से सारी इंडस्ट्री को सप्लाई होती है। वही बिजली की जो बैकअप है, जनरेटर रूम है, वो सारा कॉमन होता है, बड़े जेनसेट्स लग जाते हैं। अगर आप लोग चाहो तो एक मॉडल आप लोगों के साथ और खास तौर पर फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स के साथ, फुटवेयर और फुटवेयर अलाइड मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनके साथ मिलकर हमने 500 से 600 एकड़ रोहतक में हमने ईयर मार्क करे हैं, और ईयर मार्क भी करे हैं जो सेक्टर फेज 3 है, टूवर्ड्स बहादुरगढ़ है, इनिशियल एरिया है रोहतक का। अगर आप लोगों की सहमति होगी तो हम उसकी प्लानिंग और उसकी किस तरह से डिमार्केशन होनी चाहिए, क्या उसके अंदर फुटवेयर के ही लोग आए और कॉमन फैसिलिटीज गवर्नमेंट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जैसे ये फैसिलिटीज बनाई है, हम ये भी कर सकते हैं कि ऐसी कॉमन फैसिलिटीज बनाने के लिए 50% गवर्नमेंट अपना शेयर दे सकती है, चाहे हम सेंटर की एड ले, स्टेट की एड ले। मगर अगर आप लोग चाहेंगे असलियत में, क्योंकि पिछली बार कई लोगों ने रखा, वहां पर और लोग भी आगे जो नए फुटवेयर निर्माता थे, तो हमारे दिक्कतें आई अलॉटमेंट के अंदर और उस कॉमन पर्पस को करने की। तो मैं चाहूंगा अध्यक्ष जी से भी और जितने सतीजा जी और ये सारे बैठे हैं आप लोगों से कि आप लोग इस पे चर्चा तमाम फैक्ट्री ओनर से करिए, और अगर आप लोगों की सहमति इसके अंदर होगी तो हम फिर नए फाइनेंशियल ईयर तक, आज तो आपकी 18 तारीख होगी, 10 दिन इस महीने के और 1 महीना अगला, हम 1 अप्रैल 2 अप्रैल को दोबारा बैठ सकते हैं। इतने हम भी HSIDC के एंड में हमारा कॉस्ट क्या आएगा, हम आपको जो सब्सिडी है वो किस तरह से, चाहे हम इंटरनल डेवलपमेंट की सब्सिडी या एक्सटर्नल डेवलपमेंट की सब्सिडी अलॉटमेंट पे दे सकते हैं। मगर हम भी चाहते हैं कि हमारा जो स्कोप है फुटवेयर एक्सपोर्ट के अंदर, जिस तरीके से आपने एक तरह से देश का 60-70% यहाँ कैप्चर करना का प्रयास किया और आप कामयाब रहे, और दिल्ली की इंडस्ट्री नोएडा नहीं गई, गाजियाबाद नहीं गई, सोनीपत और बहादुरगढ़ के अंदर आकर इस्टेब्लिश होगी। तो आने वाले समय के अंदर हम इस तरीके से जॉइंटली एक नया फुटवेयर क्लस्टर बहादुरगढ़ का आप फेज 2 मान लीजिए, ये फेज 1 बड़ा है, इससे भी बड़ा फेज 2 हम रोहतक के फेज 3 के अंदर प्लान कर सकते हैं। और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि ऐसा क्लस्टर उसको बनाएंगे जहां विदेशों से लोग आएंगे और देखने का काम करेंगे कि
आज प्लॉट साइज शायद आपके यहाँ छोटे हैं और रिस्ट्रिक्शन भी है कि कई जगह आपको हाइट की रिस्ट्रिक्शन है, फ्लोर्स की रिस्ट्रिक्शन, और आपका तो एक एक फ्लोर पे काम चलता है। बड़ी इंडस्ट्री की तरह नहीं है कि भाई 30 मीटर की सीलिंग होनी चाहिए। आप तो यहाँ पर 3-3 मीटर के ऊपर आज कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो हम उस पर जरूर वर्किंग कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मेरे से पहले वाले वक्ताओं में एक प्रतीक ने बोला, जिसके लिए आज आप लोगों के बीच में आए थे, वो है 75%। बहुत से फुटवेयर संबंधित फैक्ट्रियों के लोग हमसे मिले और उनने कहा कि जी फुटवेयर इंडस्ट्री कैसे चल पाएगी। मैं आपको अश्योर करता हूं कि आपके एग्जिस्टिंग लेबर पे और जो शॉर्ट टर्म लेबर है, जॉब वर्क की लेबर आती है, कि बहुत से लोगों ने एक्ट नहीं पढ़ा और लोग कह देते हैं जी हम तो 3 महीने के लिए लेबर लेते हैं, वो निकल जाती है। हमने एक्ट में अनेक एग्जेम्पशंस दे रखी है और हमें जरूरत पड़ेगी तो हम और एग्जेम्पशंस भी इसके अंदर देने का काम करेंगे जहां हमें स्किल्ड लेबर की जरूरत है। मैं भी आपके दूसरी मंजिल में वो एक कपड़ा बनाने वाली मशीन देख रहा था और उस कपड़ा बनाने वाली मशीन के ऑपरेटर से मैंने पूछा कितनी तनख्वाह मिलती है, कहता 25,000। आज तो वो ट्रेनिंग कर रहा है और ट्रेनिंग करते करते उसको आप लोग 25,000 दे रहे हो। जब आपकी फैक्ट्रियों के बीच में जाएगा और इस प्रिंटिंग की मशीन में वो ऑपरेटर 2 मिलेंगे, फैक्ट्रियां 10 है, तो आपके पास एक क्राइसिस तो है ऑपरेटर की। मगर एक क्राइसिस क्रिएट कैसे हुए कि आपने इतना सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर अपने घर के पास तो बना लिया, मगर जहां से आपको लेबर लेनी है वहां पर आपने कभी कोलैबोरेशन करने का काम नहीं किया। अगर आप एक फैक्ट्री, इस कंप्यूटर जो आपकी मशीन है उसके ऑपरेटर्स की एक मशीन भी आपके लोकल ITIs में लगाने का काम कर दो एसोसिएशन की तरफ से, 1 टाइम कॉस्ट है। मैं अश्योर करता हूं हर महीने 10 बच्चे आपको हरियाणा के हम ट्रेन करके इन मशीनों को ऑपरेट करने के लिए देने का काम करेंगे। और ये केवल मात्र आपकी इंडस्ट्री की समस्या नहीं है, सिमिलर समस्या मेरे आगे हैंडलूम इंडस्ट्री ने भी रखी। पानीपत के अंदर उनके वीविंग के कारीगर जो हैं वो सारे उत्तर प्रदेश से, बिहार से आते हैं। कारण ये है कि वहां ट्रेडिशनली आपके साथ टच में रहेंगी कि हम अपने स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स क्यों ना बनाएं। जो हम पद्मा लेके आ रहे हैं उसमें कॉमन सर्विस सेंटर्स इधर ले जाकर स्कूलों में, जो वहां पर ट्रेनिंग सेंटर्स हैं रूरल एरिया में, उनमें अगर हम 10 जगह भी फुटवेयर के अडॉप्ट कर पाए। मैं एग्जांपल दूंगा, जग्गा जी ने मेरे को बताया था कि सोनीपत में एक फैक्ट्री मालिक है जो जूते बनाता है। उसने 4 गांव के अंदर जाके और इवनिंग्स में स्कूल को यूटिलाइज किया और जूता बनता कैसे है वो औरतों को ट्रेन करने लगा। आज नतीजा क्या है, ना तो उसकी लेबर छोड़ के भागती क्योंकि लोकल लेबर है। 90% हरियाणा की लेबर है और 90 में से 70% औरतें हैं। आपकी इंडस्ट्री में तो सबसे बड़ा आज महिलाओं का योगदान है और इसके अंदर तो हमारे लिए खुशनसीबी होगी कि हरियाणा के अंदर आप गांव में जाओगे और आज जो गृहस्थी संभाल रही माताएं बहनें हैं उनको अगर एक एडिशनल रोजगार का साधन मिलेगा तो कितनी वुमेन अपलिफ्टमेंट की बात हम करेंगे। तो मैं तो चाहूंगा कि सारी एसोसिएशन एटलीस्ट आप करो ना करो 3 ITIs बहादुरगढ़ के सटे हुए अडॉप्ट कर लो और उसके अंदर जमीन हम आपको दिलाएंगे। 1000 गज चाहिए, 2000 गज चाहिए आपकी मशीनरी सेटअप के लिए, आप वो कॉस्ट बेयर करो। 1 टाइम कॉस्ट। अगर सारे अपने CSR, ये सोच लो भी 31 तारीख को हमारा CSR बचता है, इस बार अपने चंदे में नहीं देना किसी को। इस बार हमारे बिजनेस के लिए हमने 2 ITIs अडॉप्ट करनी है और अपना सारों का मिलके कॉमन फैसिलिटीज उस CSR का उस ITI में लगाना है। मैं गारंटी देता हूं 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के अंदर 30% आपकी नई रिक्रूटेड लेबर, जो ये नॉन ट्रेडिशनल अनस्किल्ड जॉब्स हैं जो हमारे लोकल आदमी नहीं करना चाहता, लोकल आपको यहाँ पर लाकर ट्रेन कर हम देने का काम करेंगे। पर अपॉर्चुनिटी जब भी बनेगी जब इंडस्ट्री का, गवर्नमेंट का और लोकल का तीनों का बराबर टाइप होगा। और मैं तो उम्मीद रखूंगा और शक्ति सिंह जी आपसे निवेदन करूंगा, आपको भी नई जिम्मेवारी मिली है। एसोसिएशन वाले कह रहे थे कि DC साहब से रिक्वेस्ट करना 1 महीने में चक्कर मार जाए तो हमारे यहाँ साफ सफाई होती रहेगी। तो मैं तो आपसे निवेदन करूंगा 1 हफ्ते में इनकी, 1 महीने में एक बार इनकी चाय पी जाए करो और इनसे CSR के फंड इस तरह की हमारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज में लगवा दिया करो, जिससे एटलीस्ट गवर्नमेंट फैसिलिटीज अपडेट हो जाएंगी।
आज की टेक्नोलॉजी के साथ हो जाएंगी और धीरे धीरे जो स्किल सेट इनको चाहिए इस फुटवेयर इंडस्ट्री को एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए, वो फुटवेयर इंडस्ट्री को वो स्किल सेट हम प्रोवाइड कर पाएंगे। मैं तो उम्मीद रखता हूं कि आप सब मिलकर सरकार के साथ जैसे चलते आए हैं, आने वाले समय में भी इसी तरीके से हम भी आपके साथ मिलकर इस एरिया के विकास के लिए, आपकी इंडस्ट्री की उन्नति और प्रगति के लिए काम करते रहे। दोबारा जगह